नाउ कम्स फॉर द इमोशनल IQ। जैसे हम ये जानते हैं और आप लोग यकीनन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब हम एक पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हमारी जो पर्सनैलिटी वो हमारे IQ से सिर्फ डिफ़ाइन नहीं होती। एक टाइम था जब हम ये समझते थे कि कामयाब इंसान वो है जिसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन कामयाबी के लिए आपके पास सिर्फ IQ लेवल का बेहतर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके पास जो आपका इमोशनल लेवल है, इमोशनल कोशेंट है, उसको भी बेहतर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको समझने की ज़रूरत है। हम बहुत हद तक अब जो इंटेलेक्चुअल कोशेंट है उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं और उस पर हमारा बहुत ज़्यादा बिलीव भी है, और हम जो सारी ये ग्रेडिंग्स भी करते हैं अपने स्कूल में वो IQ बेस्ड ही होती हैं कि आपने कितने नंबर लिए, ठीक है। अब यही देखें ना, कितने ऐसे लोग होते हैं जो कि ग्रेडिंग में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो जॉब्स में जाके उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो इमोशंस हैं या उनका बिहेवियर है वो लोगों के साथ फिजिबल नहीं होता, कंपैटिबल नहीं होता, और वो सक्सेसफुल हो नहीं पाते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको आपको खुद सब भी अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड आपने इस तरह से करना है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी लेके आएँ, राइट। सो इफ़ यू सी कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, जो आपकी इंटेलेक्चुअल कोशेंट है या इंटेलिजेंस जिसको आप अपने ब्रेन या लॉजिकल एक्टिविटी के साथ कहते हैं, वो आपको पता है कि आपकी थिंकिंग स्किल हैं, आपकी रिसेप्शन की स्किल्स हैं, लॉजिकल स्किल्स हैं, राइट। लेकिन जो ये इमोशनल स्किल्स हैं ये कौन सी होती हैं? दीज आर द एबिलिटीज़ टू परसीव, कंट्रोल एंड एवेल्यूएट इमोशंस। परसीव का मतलब क्या है? आप उसको परसीव कैसे करें? नहीं इसने मुझे ही कहा है, ये मेरे पे इसने बात लगाई है। भाई क्या ज़रूरत है आपको? हो सकता है उसने लगाई भी हो, तो आप क्यों उसको इतना फील कर रहे हैं? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? वो तो देख ही मुझे रहा था। और बात को तो हम खुशफहमी में भी आ जाते हैं, अच्छा उसने मुझे ऐसे देखा था, है ना। तो इसका मतलब है कि ये एबिलिटी कि हम परसीव कैसे करते हैं इमोशंस को, हम उनको कंट्रोल कैसे कर पाते हैं, और फिर हम उनको एवेल्यूएट करने का मतलब ये कि क्या वो इमोशंस ठीक हैं या नहीं हैं। समटाइम्स वो हमारे अपने इमोशंस भी होते हैं और समटाइम्स किसी दूसरे के भी होते हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है आपकी, तो इसका मतलब है कि इसको कोई काम होगा आपसे, तो वो इतनी आके आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपके कपड़ों, आज आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आप तो बात भी बहुत अच्छा करते हैं, हैं क्या पता पैसे लेने में कोई भी और काम हो सकता है ना। तो इट मीन्स कि हमें उसको भी बैलेंस करना आना चाहिए, हमें उसको भी मैनेज करना आना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि कौन से इमोशंस पॉजिटिव हैं और कौन से इमोशंस नेगेटिव हैं। हमें ड्रैग नहीं होना, और ख़ास तौर पे जो हमारी ये एज होती है ना जिसको आप टीन एज कहते हैं, और थोड़े अर्ली जो हमारे 20s के ईयर्स होते हैं, उसमें हमारे इमोशनल स्टेट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। हमारे अंदर जो सारा फ्लो ऑफ इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसी में ही आप देखिए कि आपकी सारी ट्रेनिंग्स का पार्ट भी वही ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना। आपने ये देखा है ना जो ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, खुदा ना खास्ता ये देख लीजिए कि आपके जो ये टेररिस्ट भी बनते हैं वो भी एज यही है ट्रेनिंग की, ठीक है। कोई भी जो प्रोफेशन है उसको चूज़ करने के लिए ट्रेनिंग की जो एज है वो यही एज होती है, क्योंकि इसमें आपकी इमोशनल जो बैलेंस है उसको आप मोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो इम्पैक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। तो एट दिस स्टेज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दोज इमोशनल सिचुएशंस कि कहीं वो आप किसी ऐसी चीज़ को तो चूज़ नहीं कर रहे हैं जो कि आपके लिए ठीक रास्ता नहीं है या ठीक डायरेक्शन नहीं है। तो आप देख लीजिए कि इवन कि जो हमारे पास ये ड्रग्स के केसेस भी कभी आते हैं देखने में, तो वो भी इसी एज में ही वो सारी चीज़ें डेवलप हुई होती हैं। आपकी अच्छी बुरी आदतें जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वो भी इसी एज के साथ रिलेटेड होती हैं। आपके इंटरेस्ट भी जो डेवलप हो रहे होते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल एट दिस स्टेज स्पेसिफिकली, और इसी स्टेज पे आपके पास जो आपके क्लाइंट्स हैं वो भी आपको इसी स्टेज पे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मिलते हैं। जैसे जैसे फिर आप 30s अबव होते जाते हैं तो आपको समझ आना शुरू हो जाती है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना शुरू हो जाते हैं। नो डाउट उसमें आपकी एक्सपीरियंसेस की लर्निंग शामिल हो चुकी होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि कुछ बच्चे जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इनको समझाओ तो समझ जाते हैं, कुछ फिर कहते हैं कि नहीं इनको छोड़ दो, ये खुद ही करेंगे तो सीखेंगे,
इन्होंने आप ही समझ आ जाएगी, जो सिर ते पाएगी ना आप ही समझ आ जाएगी, ऐसे भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, दुनिया के धक्के खाएंगे तो फिर समझ आए, और वाकई उनको फिर कभी उन लोगों को कभी वैसे समझ आती है। दे आर मोर एक्सपीरियंशियल फॉर टुवर्ड्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं। और ये जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट के अलावा एक क्राइटेरिया इमोशनल क्वोशेंट का रखा गया, ये कोई बहुत पुराना नहीं है, ये 90s के दौर में इसके ऊपर काम हुआ, इस पर रिसर्च हुई, क्योंकि जब ये देखा गया कि जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी नहीं है किसी भी इंसान की सक्सेस के लिए, और कोई और अदर फैक्टर भी है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है। यानी बीइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन आप सारी चीज़ों को इंश्योर नहीं कर सकते कि आप काम करें। फॉर एग्जांपल, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन आप एक सिचुएशन को अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाते, आप उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस कहाँ जाएगी। एक टीचर है, वो बहुत लायक है, ठीक है जी, गोल्ड मेडलिस्ट भी है वो जनाब, उसने कुछ 10 डिग्रियाँ भी दी हुई हैं, स्कॉलरशिप्स भी दिए हुए हैं, लेकिन अगर वो क्लास में आके स्टूडेंट्स के साथ अच्छी तरीके से बिहेवियर शो नहीं कर सकता, उसके किसी इमोशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट ऐसा भी क्लास में हो सकता है जो कि आपके साथ थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बात करे और टीचर आगे से उसको रिस्पॉन्ड करे कि ये और वो है फलां है, तुमने ये कैसे बात कर दी, तो आप टीचर का इमेज तो ख़राब हो गया। सिमिलरली, कोई भी सीनियर अथॉरिटी बॉस है, कुछ भी है, या इवन आप किसी भी लेवल पे एम्प्लॉय हैं और आप अपने बॉस के गुस्से को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते स्मूथली, आपका बॉस किसी टाइम ख़राब मूड में है, उसने आपको कुछ कह दिया, आपने उल्टा उसको पलट के जवाब दे दिया, तो फिर क्या फ्यूचर है आपका। आप जितने मर्जी लायक हों, यू आर फायर्ड, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। सो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अप्रेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस द सेल्फ एंड अदर्स, यानी आप अप्रेज करें, अप्रेज करना समझते हैं ना, उसको एवेल्युएट करना किसी भी चीज़ को, और एक्सप्रेस कैसे कर पाते हैं आप, यानी रिकग्नाइज़ करना। अब ये इसमें दोनों एक्सप्रेशंस आपके आ जाते हैं, वर्बल एक्सप्रेशंस भी, आपके इमोशंस भी, और नॉन वर्बल क्यूज़ भी जो हैं, ठीक है, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें आप और कंट्रोल भी कर सकें, राइट। जैसे कि इसमें कहा ना कि आप एक्सप्रेस करना और प्रेज करना के विच आर गुड, और जैसे आप देखते हैं कि नहीं अभी ये मुनासिब मौका नहीं है, जैसे आप कह देते हैं ना, नहीं आज टीचर से जाके बात नहीं करनी, उनका मूड ख़राब लग रहा है, हम कल इस पर बात करेंगे। आज मैं अपने बॉस से, मुझे लगता है कि कुछ अंदर मीटिंग में गर्मा गर्मी हुई है, तो आज नहीं, मुझे कल अपनी प्रमोशन की बात करनी चाहिए, ठीक है। और वो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। इंटेलिजेंट से मुराद यहाँ पे इमोशनली इंटेलिजेंट है, ठीक है, यानी उसने उस सिचुएशन को समझा और वो अगले दिन जाके जब उसका सीनियर किसी अच्छे मूड में बैठा हुआ होगा तब बात करेगा, तो वो कहेगा ठीक है। पेरेंट्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ भी हम इसी हाँ, डील करते हैं, मूड के मुताबिक। बिल्कुल ऐसे ही डील करते हैं ना, आज अब्बू का मूड अच्छा है तो हम ऐसे बात कर ले। तो अब जो इंसान इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेता है और समझ लेता है कि उसने किस तरह से अपने इमोशंस को, दूसरे के इमोशन को अंडरस्टैंड करना है और एक्सप्रेशंस के उसके साथ किस तरह चलना है, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। अदरवाइज़ आपकी इंटेलिजेंस जो कि आप IQ के साथ रिलेट करते हैं वो वहीं पे रह जाती है। देन रेगुलेटिंग इमोशंस इन द सेल्फ एंड अदर्स, यानी उसकी मैनेजमेंट करना, मैनेजिंग इमोशंस सो दैट ऑल पार्टीज आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव आउटकम्स। यानी आपका मूड बहुत अच्छा है, आप अच्छी इमोशनल स्टेट में, लेकिन जिससे आपने गुफ्तगू करनी है और रब्ता करना है, जिससे कोई डील करनी है, वो ठीक मूड में नहीं है, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। अच्छा, फिर इसके अलावा इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए दे आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ना, जैसे कि टाइम भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, आप दिन के किस टाइम में आप किसी से गुफ्तगू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी को रात में कॉल करेंगे तो आपको कैसा रिस्पॉन्स आएगा, दोपहर में करेंगे तो लेज़ी हुआ होगा, ठीक है। किसी डॉक्टर को आपने कॉल करनी हो मशवरे के लिए तो आप क्या टाइम चूज़ करते हैं, अर्ली मॉर्निंग या शाम का टाइम, ठीक है। यानी आप उस चीज़ को चूज़ करते हैं, उसके मुताबिक करते हैं। किसी अपने से बात करनी हो तो कौन सा टाइम चूज़ करते हैं, जब फारिग हो, इसमें रिलैक्स होके फारिग होके हम अब बात करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप अगर उस टाइम को, इवन कि हम घरों में भी छोटे छोटे, मतलब बेगम साहिबा ने कॉल कर दिया, आपको नहीं पता मैं दफ्तर में बैठा हूँ इस टाइम, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। और जब दोनों तरफ से रेसिप्रोकल है ना,
यानी हो सकता है बीवी ने गलती कर दी है लेकिन शौहर का भी आगे से रिस्पॉन्स कैसा है, वो कहेगी मैं फ़ोन करना ही नहीं है, खुद ही लेके आना होगा, घर तो आते हुए सामान लेते हैं, नहीं तो मैंने नहीं करना, ये कोई बात है? ठीक है, तो इट मीन्स कि ये सारे इमोशनल रेगुलेशन जो है, दिस इज़ टू मैनेज योर इमोशंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन यूजिंग इमोशंस इन अडेप्टिव वेज। अडेप्टिव वेज ये हैं कि आप इमोशंस को बेटर किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो आपके इमोशंस को चेंज करने की उनके अंदर स्किल होती है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल है, टीचर्स भी कुछ ऐसे होते हैं, वो क्लासरूम में आते हैं, बच्चों का मूड अच्छा हो जाता है, कुछ आते हैं वो कहते हैं बस अब जो है ना वो 1 घंटा ऐसे ही हमें जो है ना वो रहना पड़ेगा। इसी तरह से आपके कुछ दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके पास आप बैठते हैं जाके तो आपको लगता है आपका मूड अच्छा हो गया है, यू फील हैप्पी विद दैम, राइट। मेरा मूड बड़ा ख़राब था लेकिन तुमने बातें की हैं तो मैं जो है ना वो ठीक हूँ। कुछ ऐसे होते हैं कि आप अच्छे मूड के साथ जाएं, कहते हैं या अल्लाह मैं आ क्यों गया। ठीक है, तो आप उस पर्सन को अवॉइड करेंगे। ठीक है, आप कोशिश करेंगे यार ठीक है इससे अगले हफ्ते मिल लूँगा। ठीक है, उसकी पीछे रोज़ भी कॉल्स आ रही हैं, कॉल देखते हैं रख देते हैं, नहीं 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 ये तो मेरा सारा दिन ख़राब कर देगा। तो इसका मतलब है कि आपने उसको अडेप्टेशंस की स्किल्स आपके अंदर, ये बड़ा फैक्टर होते हैं। ठीक है, अगर आप क्लासरूम में हैं, बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि बच्चों का मूड आपने कैसे चेंज करना था। ठीक है, बच्चे किसी और मूड में है लेकिन टीचर की एक अच्छी एक्टिविटी, टीचर का अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छी स्माइल जो है वो मूड चेंज कर देती है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि आप उनके पास जाते हैं तो पेशेंट जो है वो उसकी बातें सुन के, हालांकि मेडिसिन तो वही है ना सारे डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन उसकी गुफ्तगू से वो कुछ कंफर्ट लेवल से कुछ अल्फाज ऐसे वो आपको दे देता है कि आप जो है ना वो बेहतर फील करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, अगर आपके बॉसेस जो हैं वो एक अच्छे अखलाक के लोग हैं तो वो मतलब हैप्पीली जाता है, जो आपका स्टाफ है उनके पास जाता है कि नहीं मैं जाऊंगा तो मुझे कोई मोटिवेशन मिलेगी, कुछ मुझे कोई प्रेज़ के वर्ड्स मिलेंगे आगे से। और अगर आपको पता है कि आपका बॉस बड़ा सड़ील सा बैठा हुआ है अंदर, तो आप कहेंगे मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है मैंने किया क्या आज सारा दिन, इसने तो यही कहना है ना आगे से। ठीक है, तो आप वहाँ पे आप एक सक्सेसफुल जो है ना वो एम्प्लॉय के तौर पे सामने नहीं आ रहे, राइट। इस तरह से आप किस तरह से रिएक्ट करें। आपके रिसेप्शन पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, आप जो है वो आते हैं उसके पास, पूछते हैं ये फ़लाँ कमरा का है, वो आपको आगे से ऐसे देख रहा है और कह रहा है वो इधर को जाके इधर को है। ठीक है, और एक बंदा जो है वो रिसेप्शन पे खड़ा है और आप उससे आगे पूछते हैं, वो आपको स्माइल देता है और आपको बताता है कि सर आएँ प्लीज़ मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बात तो वही थी ना, बट हाउ यू रिस्पॉन्ड दैट सिचुएशन, तो इट ऑल्स अबाउट दैट। There are so many other examples you can relate. So these are few indications that you have low emotional intelligence and you are with high emotional intelligence. So जो low emotional intelligence के लोग होते हैं उनके अंदर aggressiveness ज़्यादा होती है, they are more demanding, they are more egoistic, उनके अंदर ego बहुत होती है। ठीक है, मैं क्यों जाऊँ उसके पास, मैंने क्यों कहना है, I can't say sorry, right that। bossy होते हैं, confrontational होते हैं। Whereas जो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ लोग होते हैं वो एजर्टिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, ड्रिवन होते हैं। ड्रिवन मतलब ये है कि कोई ख़ास अगर अच्छा स्टिमुलाई उन्हें मिलता है तो दे कैन चेंज देमसेल्व्स। स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, डिसिसिव होते हैं। डिसिसिव का मतलब है कि दे कैन डिसाइड। ठीक है, मतलब वो फ़ौरन से डिसाइड कर लेते हैं आई हैव टू डू दिस और दैट। इसी तरह से लो इमोशनल इंटेलिजेंस में जो है ईजीली डिस्ट्रैक्टिव होते हैं, यानी किसी ने कहा इधर को चले जाएँ, अच्छा इधर को रास्ता है, ठीक है, उसने कहा नहीं वो तो इधर को, अच्छा ठीक है इधर को चले जाए। अब वो जो हाई इंटेलिजेंस वाला वो क्या करेगा, वो आएगा और वो देखेगा कि डायरेक्शंस कहाँ पे हैं। ठीक है, आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो आप अगर इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ी देर रुकेंगे और देखेंगे कि कोई डायरेक्शंस लगी हुई हैं, कहीं कोई पाथ ऐसा नज़र आ रहा है, हो सकता है इस तरफ से जाता हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से बहुत कुछ बेहतर तरीके से रोड्स डिस्कवर कर लेते होंगे। ठीक है, कुछ लोग घूम घूम के सड़कों पे घूम घूम के, हमारे अपने घरों में होते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब
मेरी अपनी फैमिली में एक बंदा है, तो वो उसको कहीं भेज दो किसी नई जगह पे, वो जो है ना वो 2 घंटे घूम घूम के फिर पहुंचेगा। और वो एक बार नहीं, उसको जितनी बार भेजो, चाहे जितना मर्जी समझा के भेजो, उसने 4 कॉल्स करनी होती हैं साथ, 4 दफ़ा रास्ता भी पूछना होता है, लेकिन फिर भी उसने 2 घंटे में पहुंचना होता है। ठीक है, और फिर ब्लेम किसको करना है? शहबाज शरीफ को। इन्होंने सड़कें पता नहीं किहो जियां बनाती हैं, उत्तों जाके चक्कर लेना है, इंच करना उंच करना, यानी आप किसी और चीज़ को ब्लेम कर रहे हो, राइट। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंट है वो फौरी तौर पे अपना रास्ता मुतय्यन कर लेते हैं, एंड दे कैन डिसाइड, दे कैन फोरसी, दे कैन डिटरमिन के, और इवन विद द टाइम। ठीक है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंट लोग यहाँ तक वो होते हैं, वो देखते हैं कि अगर मैं 10 मिनट पहले निकलूँगा तो रोड्स के ऊपर इतना रश होगा और मुझे 10 मिनट बाद निकलना चाहिए, एंड यू रीच वेल इन टाइम। सो दीज आर फ्यू टिप्स एंड फ्यू मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनको प्लान कर लेते हैं और फोर्स ही कर लेते हैं, एंड यू कैन अचीव योर टारगेट्स, राइट। इसी तरह से दे आर मोर वार्म, दे आर एंथुसियास्टिक, दे आर सोशलेबल, दे आर चार्मिंग, दे आर परसुएसिव, राइट, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं। लो इमोशनल के साथ रेजिस्टेंट टू चेंज, दे आर मोर पैसिव, दे आर अनरिस्पॉन्सिव, दे आर स्लो, दे आर स्टबन। और जो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ हैं, दे आर पेशेंट, दे आर स्टेबल, दे आर प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल होना बहुत बड़ी क्वालिटी है, आपको पता है ना, यानी आपके इसका तो पता ही नहीं इसने करना क्या अगले लम्हे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपके दोस्त भी ऐसे होते हैं, अच्छा खासा मेरे साथ ही नहीं, आप उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार मैंने इसको कहना है ना कि मेरे साथ यहाँ खड़ा हो, ये खड़ा हो जाएगा इधर, मैं कहूँगा कि मेरे साथ चले तो ये चलेगी मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ आज फलां जगह पे जाना है। और एक है इसको तो पता ही नहीं चलता, ये कह रही थी मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, ये कहाँ निकल गई। ठीक है, आप दोबारा उसके साथ प्लान ही नहीं करेंगे उस इंसान के साथ। सो प्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटीज़ आर वेरी गुड पर्सनैलिटीज़, यानी हम जिस इंसान के बारे में प्रिडिक्ट कर सकेंगे, नहीं ये इसको अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब हमारे पास है, मतलब मुझे किसी एक ने फ़ोन किया और कहा कि ये हमारे हायरिंग वायरिंग से वो होती रहती है ना, उसने कहा मुझे पता तो है कि आपने सिफारिश माननी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देख लीजिए। यानी ये प्रिडिक्टेबिलिटी है किसी एक इंसान के बारे में कि वो पता होता है कि यार ये बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रेडिक्शन होना किसी के अंदर कि आप उसको पर्सनैलिटी को प्रेडिक्ट कर सकें, ये एक क्वालिटी है। इसी तरह से स्टेबल होता है और गुड लिसनर होता है। गुड लिसनर यानी जैसे मैंने आपको कहा कम्युनिकेशन की स्किल्स होना, गुड लिसनर होना एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है, और ख़ास तौर पे आज के दौर में और आपके प्रोफेशन के हिसाब से। अच्छा, गुड लिसनर का मतलब ये नहीं है हाँ चलो बोलो और आप सुन रहे हैं, ठीक है। लिसनर और आपको पता है ना, लिसन करने में और हियरिंग करने में डिफरेंस है। यानी आपने हियर नहीं करनी है, आपने लिसन करना है। लिसन का मतलब है आप लॉजिकली उसको सुन रहे होते हैं, ठीक है, और आप उसमें अंदर जो है उसको एनालाइज भी कर रहे होते हैं और सारा सिचुएशन को अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं। तो लिसनिंग स्किल्स आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, यानी आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें कि वो क्या बताना चाह रहा है आपको। यानी ऐसा नहीं कि जैसे अभी मैं बताती गई तो टोटल स्कोर क्या निकल आया, जस्ट अ जोक। अच्छा जी, इसी तरह से डिटेल्ड होते हैं, केयरफुल होते हैं, मेटिकुलस होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, नीट एंड क्लीन होते हैं, राइट। नीट एंड क्लीन का मतलब ये है कि वो अपनी अराउंड जो है सराउंडिंग्स है उसको अच्छा मैनेज कर सकते हैं, सेंसिबली जो है वो डील कर सकते हैं, एंड दे आर वेरी मच क्लियर ऑन देयर पर्सनैलिटीज़ एंड पार्ट्स। वेयर एज लो इमोशनल इंटेलिजेंस, दे आर मोर क्रिटिकल, दे आर पिकी एंड चूजी। ठीक है, नहीं मैंने तो आज यही खाना और मैं यही खाऊंगा। कुछ लोगों के साथ ट्रैवल करें ना, इतना अजाब बन जाते हैं वो लोग आपके लिए, नहीं मैं तो 10 मिनट बैठ के ही जाऊंगा, मैंने सोचा हुआ है मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। ठीक है, यानी वो बहुत कैलकुलेटेड भी होते हैं समटाइम्स, ठीक है, उससे नहीं हटते हैं। मेरे तो खाने का यही हिस्सा है, मैंने यही खाना है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत फसी बन जाते हैं, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वेयर एज जब आप मूव कर रहे हैं कहीं, तो आपको तो सिचुएशन के मुताबिक अडेप्ट करनी पड़ती है ना बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह दे आर हार्ड टू प्लीज़, उन्हें खुश करना बड़ा मुश्किल काम है। यानी आप कुछ कर लें, उन्होंने खुश नहीं होना होता। कहते हैं मैं तो उल्टा भी लटक के तुम्हें दिखा दूँ तो तुम खुश ना हो।
इसने बात माननी भी नहीं है। इसने बात माननी नहीं है, इसको कुछ भी कह लो, इसको कुछ भी समझा दो, कोई लॉजिक दे दो, कोई रीजनिंग दे दो, इसके लिए हैप्पीनेस जो है ना कि मेरे से ये खुश हो जाए, हैप्पीनेस मुराद है कि आपसे खुश हो जाए ना, प्लीज़ होने से मुराद है कि आप उसको सेटिस्फाई कर सकें कि हाँ ये भाई अब ये काम हो गया है तो तुमने बड़ा कोई कारनामा कर लिया है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में? यू लीव दैट पर्सन, कहते हैं ठीक है फिर, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट दैट्स ओके। एंड दे ट्राई टू बी मोर परफेक्शनिस्ट्स, यानी वो ऑल द टाइम परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं। तो आपको हमेशा परफेक्शनिस्ट होने की भी ज़रूरत नहीं होती है। परफेक्शनिस्ट होने का मतलब ये है कि आपने प्लान किया हुआ था, फॉर एग्जांपल आपने घर से निकलना है और आपने प्लान किया था कि जी मैंने आज ये कपड़े पहनने हैं, ये जूते पहनने हैं, उसके साथ ये ज्वेलरी पहननी है, ये मेकअप करना है, और क्या एसेसरीज़ होती हैं आपकी, बैग, यस बैग ये लेना है, ठीक है। अच्छा अब आप हो गए हैं लेट, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप उसके साथ हैं, अटैच हैं, तो आप कहेंगे नहीं जो मर्ज़ी हो जाए, मैं तो ये भी करना है वो भी करना है। आप आधा घंटा लगा देंगे, लेट पहुंचेंगे और उसके बाद क्या होगा, सारी चीज़ें आगे डिस्टर्ब। बट इफ़ यू आर क्विक विद दैट तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, आई गेट इट टुमारो, मैं इसको कल कर लूँ, आज मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं इसके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप उस सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर लेंगे। तो आप समटाइम्स जो आपको इमोशंस के साथ, सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ता है, उसमें आपको परफेक्शन छोड़नी पड़ती है। परफेक्शन से मुराद है कि आप वो सारी जो आपने एक लिस्ट बनाई हुई है उसमें से अगर कोई एक आधी चीज़ मिस हो जाती है तो लीव इट असाइड, गो विद द फ्लो, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी जो उनके अंदर इमोशनल रेगुलेशंस हैं, they are reported 5 times more than neurotypical persons। वैसे तो आपने ही सुना है ना कि अंदाज़ा होगा कि जब ये एक रिपोर्ट हमारे सामने आई कि इवन लाहौर की अबाउट 50% जो आबादी है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ है। इसका मतलब है हम में से भी आधे लोग किसी ना किसी इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल डिस्ट्रेस के शिकार हैं, ठीक है। जब हम जनरलाइज करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, राइट, कि इस क्लासरूम में जितने हम लोग मौजूद हैं, हम में से 50% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी इमोशनल उसके साथ इन्वॉल्व हैं। अब जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, दे आर 5 times मोर इमोशनली डिस्ट्रेस, एंड द रीजंस आर ड्यू टू देयर हेल्थ कंडीशंस, ड्यू टू बैरियर्स they are facing due to their impairments. So it means that they need more of our attention. उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। They need more emotional therapies, emotional regulations. और पहले जैसे हमने जिक्र किया कि उसमें उनके साथ जो अटैच केयर गिवर्स हैं, इन फॉर्म ऑफ सिबलिंग्स, इन फॉर्म ऑफ पेरेंट्स और व्हाट्सोएवर, और टीचर्स, इवन के उनके जो टीचर्स हैं जो उनके साथ डेली बेसिस पे काम करते हैं, दे ऑल्सो नीड some emotional relaxations because they are dealing with such persons जो कि आसान नहीं है। जैसे अभी हम बातें कर रहे थे ना लो इंटेलिजेंट लोगों की, तो आप मुसलसल किसी एक ऐसे इंसान के साथ रहें जो कि जिसकी अपनी बहुत सारी इमोशनल नीड्स होंगी, तो आप उसको डील करते हुए आप ख़ुद किसी ख़ास सिचुएशन में जा सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपको ख़ुद भी अपडेटेड रहना है सारी सिचुएशंस के साथ, आपको अपनी इमोशनल सिचुएशंस को कंट्रोल करना है, आपको सपोर्ट चाहिए है, आपको रिलैक्सेशन चाहिए। ऑल्दो एवरी फील्ड नीड्स इट, ठीक है। आप डॉक्टर्स को देख लें, दे नीड टाइम, दे नीड रिलैक्सेशन, कोई भी और जॉब्स देख लीजिए, दे आर हेक्टिक, दे आर डिमांडिंग। सो द सेम इज़ विद दिस जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके, तो आपने रूमी की एक ये हिकायत तो सुनी होगी कि द वुंड्स इज़ द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू, यानी आपके अंदर जो रोशनी दाखिल होती है ना, वो आपको लगे हुए किसी ज़ख्म, किसी तकलीफ़, किसी दुख के ज़रिए दाखिल होती है। यानी जब तक आपको कोई दुख नहीं लगता ना, आप अच्छे शायर नहीं बनते, आप अच्छे फ़िलासफ़र नहीं बनते, आप अपनी ज़िंदगी को नहीं पहचान सकते। यानी वो कहते हैं कोई क्राइसिस जो आपके ऊपर आता है ना, वो आपको फिर क्या करता है, 2 सिचुएशंस होती हैं, या आपको डबो देता है या फिर आप उभर जाते हो। वैसे मैं इतना ज़्यादा लिखती नहीं हूँ, लेकिन एक शेर मुझे अपना याद आ रहा है, यूं ही तो नहीं उभरा हूँ मैं, यूं ही तो नहीं उभरा हूँ मैं, इश्क में गहरा डूब गया। तो जब आप डूबते हैं ना,
तभी आपको उभरना भी आता है, राइट। तो ये जो रूमी की बात है ना, ये रूमी तो वैसे ही मतलब ज़ाहिर है ये बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे और इनकी जो हकायात हैं वो इंसानियत को समझने के लिए और इंसानियत की खिदमत करने के लिए भी इवन बहुत ज़्यादा हमारे लिए मशहूर हैं। तो ये चीज़ हम अगर ये समझ लें कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ कोई इमोशनल ट्रॉमा अटैच हो गया है, आप उसको कोई मामूली इंसान मत समझिए। अगर वो अपने उस इमोशनल ट्रॉमा के साथ डील कर जाता है और उस सिचुएशन में से गुजर जाता है, तो फिर वो आप सब में से बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो बैरियर्स को क्रॉस करना, उनको मीट करना जान चुका होता है। वो उन सारी तकलीफ़ों में से गुजर चुका होता है जो आपने इमेजिन भी नहीं की होती, उनको वो डील कर चुका होता है। उसके अंदर वो हिम्मत आ चुकी होती है, वो करेज आ चुकी होती है, वो स्ट्रेटजीज़ वो सीख चुका होता है। वो कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, ठीक है। तो वो मुश्किलों से गुजर के वो आसानियाँ अपने लिए डेवलप कर लेता है और उसको फिर वो लगता है कि अब कोई मुश्किल नहीं है, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। तो इंसान जो है वो अपनी ज़ख्मों के थ्रू, अपने जो है वो इमोशनल स्ट्रेसेस के थ्रू, अपने ज़िंदगी में आए हुए जो उसके साथ तकलीफ़ें हैं जुड़ी हुई, उनके थ्रू वो उनके साथ उन्हीं में से जीना सीखता है, फिर उन्हीं के साथ वो निकलना और मीट करना सीखता है। बस क्या ज़रूरत है कि हम उसको समझ सकें, हम उसको समझा सकें। यानी अगर हमारे अपने साथ अटैच है तो हम उसको कहीं लेके ना बैठे रहें, दिल से ना लगा के बैठे रहें, ठीक है। अगर तो हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं और हम समझते हैं कि ये हमारे लिए अब एक चैलेंज के तौर पे आया, यानी आप उसको एक चैलेंज लें, ठीक है। चैलेंज को अपनी अपॉर्चुनिटी बना लें, राइट। तो फिर आप उसको डील कर लेते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ हीलिंग, यानी जब हमारे साथ कोई दुख या तकलीफ़ अटैच हो जाता है, या हमने जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनके किसी दुख और तकलीफ़ को हमने डील करना है, तो उसकी कुछ स्टेजेस आ रही होती हैं। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे होते हैं। कुछ आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जो बिल्कुल अभी फर्स्ट स्टेज पे हैं, यानी अभी उनके ऊपर वो चीज़, वो कहते हैं ना पहाड़ टूटना, वो पहाड़ अभी टूटता ही है। आप सोच नहीं सकते, अगर तो आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसी चीज़ रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ यू कैन नॉट बिलीव एंड इमेजिन कि इफ़ देयर इज़ सम चाइल्ड इन ए फैमिली, यानी अगर कोई ऐसा बच्चा जन्म ले लेता है इस फैमिली में, या खुदा ना खास्ता कोई हादसाती तौर पे कोई ऐसी डिसेबिलिटी या कोई ऐसा वाक़या, कोई हादसा हो जाता है किसी ख़ानदान में, तो उस ख़ानदान की पूरी जो आप समझ लीजिए कि उठने बैठने, जीने मरने, जागने सोने के तरीके बदल जाते हैं। मेरे साथ ये होता है, आपके साथ, क्योंकि आपने उस चीज़ को फेस किया और देखा है, ठीक है। यानी अगर एक फैमिली में एक बच्चा आ गया है ना, तो फैमिली का पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, रिश्तेदारियां तक बदल जाती हैं, ठीक है, सोने जागने के टाइम बदल जाते हैं। यानी आपकी वो सारे रिलेशनशिप्स जो है ना, वो भी आपको डिफरेंट जो है ना वो सारे एक्ट करने पड़ते हैं। अब आप सोचें कि ऐसी इमोशनल स्टेट में, आपका क्या नाम है? फैसल ने कैसे ग्रो किया होगा, ठीक है। और जब ये बच्चा होगा, अब तो इसको बहुत सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी ना, इसको अपने पोटेंशियल्स, अपनी स्ट्रेंथ्स जो है वो पता लग गई होंगी। अब इसको पता चल गया होगा कि भाई मेरे पास जो एबिलिटीज़ हैं वो तो आप उस बच्चे क्या आप 10 बच्चे भी और ले आएँ तो उनके पास नहीं है, जो मैं सीख चुका हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैंने किया है, ठीक है। बट एट दैट स्टेज जब वो आउटब्रेक हुआ होगा इसके साथ, इसकी मदर के साथ, इसकी फैमिली में, तो कितना कुछ चेंज आया होगा। इसी तरह से इवन कि कोई एक्वायर्ड भी डिसेबिलिटी हो जाती है, खुदा ना खास्ता किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आप देखेंगे कैसे जो है वो सब कुछ बदल जाता है। तो इट मीन्स कि ये जो स्टेज है, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज फॉर एनी क्लाइंट और इवन फॉर द काउंसलर्स एज वेल। यानी आपके लिए भी स्टेज को नहीं, क्योंकि इस स्टेज पे उनके बहुत सारे सवाल होंगे और सबसे पहला सवाल ये होगा कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ठीक है। और वो जो ये सवाल है उसको अब मतलब उस सवाल की तलाश में वो बेचैन होता है, उसको मतलब ये जस्टिफाई करना, अपने आप को समझाना उसको नहीं आ रहा होता, और वो बिल्कुल एक जो है ना वो गम की, जिसको जैसे कहते हैं ना सोग की तकलीफ़ में या गम की तकलीफ़ में होना। और हमारा अगर ये वाला पार्ट हम क्विकली मैनेज कर लें तो हम अगली बहुत सारी स्टेजेस को जो ना क्विकली डील भी कर सकते हैं। और इसको कहते हैं इंटरवेंशन, टाइमली इंटरवेंशन दे दी जाए
तो आपकी इसमें बहुत सारे जो हैं फ़ायदे होते हैं, आपकी कॉस्ट भी कम आती है, आपका टाइम भी कम लगता है, जो इंटेंसिटी बढ़ी होती है किसी भी डिसेबिलिटी की या किसी भी ख़ास कंडीशन की या इमोशनल स्टेट की, आप उसको भी जल्दी रिवर्स कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेज इज़ लाइक ग्रीफ एंड डिनाइल, यानी मानना नहीं है, मेरे साथ नहीं हो सकता ऐसे, मुझे ही क्यों इस चीज़ के लिए निशाना बनाया गया, मैं ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये नहीं हो सकता, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। यानी हम उस चीज़ को कहीं भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे होते हैं। देन द सेकंड स्टेज इज़ एंगर। अब जब हम थोड़ा सा हमारा गम हल्का होना शुरू होता है, तकलीफ़ का एहसास कम होना शुरू होता है, तो हम फिर गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्सा किस बात का है? अपने पे गुस्सा है, किसी करीब जो कोई था उसके ऊपर गुस्सा है कि इसकी वजह से हो सकता है, उसने ऐसा किया होगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। अब ये स्टेज जो है, इस पे अगेन आपका जो इमोशनल स्टेट है वो देखिए, एंगर की जो स्टेट है ना, इसमें आप बहुत सारे गलत डिसीजंस लेते हैं। अब उस गुस्से में आप अपने ऊपर भी कोई नुकसान कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, आप किसी दूसरे का भी कर सकते हैं कि इसकी वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ या मैं ही इसका ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है। तो वो जो गुस्से की हालत है वो ज़्यादा तकलीफ़देह होती है, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। देन बारगेनिंग। बारगेनिंग क्या है? बारगेनिंग ये है कि आप कोशिश करते हैं किसी तरह ना ये चीज़ सेटल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी ख़ास सिचुएशन में गए हैं और आपसे कोई मसला है, डिसेबिलिटी है या कोई इमोशनल ट्रॉमा है, तो आप कहते हैं कि मैं इसको किस तरह मैनेज कर लूँ। मैनेज क्या कर लूँ? मैं किसी पीर फ़कीर के पास चला जाऊँ। यानी आप अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि शायद किसी तरह बेहतर हो जाए। नहीं, मैं उस डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो मुझे इसका सोल्यूशन बताएगा। वो डॉक्टर सुना है बहुत अच्छा है, उसकी मेडिसिन से जल्दी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप चेंज करते हैं, बार बार अपने थेरेपिस्ट चेंज करते हैं, आप अपने डॉक्टर्स चेंज करते हैं, आप सिचुएशंस चेंज करते हैं, घर बदलते हैं। इवन मैंने ये भी देखा है लोगों को, ये घर ठीक नहीं है, ये इलाका ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर रहना ठीक नहीं था मेरे लिए। सो यू ट्राई सो मैनी थिंग्स। यानी अभी भी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते कि ये एक नेचुरल ट्रॉमा था जो कि हमारे साथ हो गया। सो यू ट्राई टू अवॉइड पीपल, यू ट्राई टू अवॉइड प्लेसेस, और यू चेंज द सिचुएशंस। आप वो सब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देन कम्स द डिप्रेशन। अब क्या होता है, वो जो आप इतनी अपने नर्व्स को अपने हैक्टिक किया होता है, ऐसे क्यों था, वैसे क्यों था, फिर आप डिप्रेशन के उसके एंगर के उसके अंदर हैं। यानी आपके नर्व्स टोटली एक्टिव हैं, आपके न्यूरॉन्स जो बॉडी में मूव कर रहे हैं, दे आर हाइपर एक्टिव एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग टू योर बॉडी। और उसके बाद फिर सब चीज़ें जब एकदम से, यानी आप इन सब के कर के आप एक थकावट के उसके अंदर आ जाते हैं, तो फिर आप किस में चले जाते हैं? डिप्रेशन के फेज़ में चले जाते हैं। यानी इसको हम पैसिव फेज़ भी अक्सर कहते हैं। अब डिप्रेशन की फ़ेज़ में मुख्तलिफ़ तरह से लोग मुख्तलिफ़ तरह रिएक्ट करते हैं। दे अवॉइड पीपल, they don't like to attend schools, colleges or the jobs, ठीक है। सब कुछ छोड़ देना, हार जाना, ठीक है कि नहीं, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता ना। अब इस यहाँ तक क्या चल रहा था? यहाँ तक चल रहा था कि हम शायद इसको ठीक कर लेंगे, इससे नहीं इससे ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे जाके हमें क्या फील होता है? ये हो ही नहीं सकता। अब दोनों एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। डिप्रेशन जिसको आप नाउम्मीदी भी कहते हैं, होपलेसनेस, यानी पहले आप यहाँ तक ना एक उसके ग्रीफ के साथ निकलते हैं, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप बारगेनिंग है उसमें एक होप की सिचुएशन में यहाँ तक होते हैं। आप कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लूँ, लेकिन वो सब कुछ नहीं करके फिर इवेंचुअली यू गेट होपलेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यू थिंक कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती हैं। देन अगर यहाँ पे आपको मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट मिल जाती है, तो फिर तो आप एक्सेप्टेंस की फ़ेज़ में चले जाते हैं और हीलिंग के प्रोसेस में चले जाते हैं। और अगर कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको आप नहीं अप्रोप्रिएटली मैनेज करते एंड दे गेट इनटू द डिप्रेशन सिचुएशन, और वो जब डिप्रेशन की सिचुएशन 6 मंथ से एक्सीड करती है तो फिर वो एक क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है, जो कि फिर एक लाइफ लॉन्ग सिचुएशन, यानी आप मेडिकेशंस पर भी चले जाते हैं और एक उसमें भी चले जाते हैं। उसको फिर रिवर्स करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। उसको मैनेज करना, उसको डील करना, उसको ट्रीट करना एक मुश्किल स्टेज है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको इसलिए पता होनी चाहिए कि आपके पास जब क्लाइंट आता है तो आप ऐसा ना हो कि वो क्लाइंट यहाँ पे खड़ा है और आप उसको ये वाली फेज़ को ट्रीट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, या डायरेक्ट आप इस पे आ गए हैं। भाई ये आपके साथ होना ही था, ये हो गया है, आप इसको मानते क्यों नहीं हैं?
नहीं, आपने अपने क्लाइंट की स्टेज को आइडेंटिफाई करना है। और वो कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे? मैम उनकी एबिलिटीज हाँ, जो है यस, कम्युनिकेशन से उनसे रेपो बिल्ड कर की है ना आपने उनसे डिस्कस करना शुरू किया है कि आप बताएं, आप उनकी, जिसको आप केस हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, उसकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। और वो जो सब टाइम पीरियड बताएगा कि ये तब हुआ और ऐसे हुआ, और वो खुद ब खुद बताते हैं आपको ना, क्लाइंट्स बताते हैं कि ये मतलब आप उसकी गुफ्तगू से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि अभी ये किस स्टेज पे है। तो आपको उसकी उस स्टेज के साथ डील करना है, उसको उस स्टेज पे आपने ले जाके फिर स्टेप बाय स्टेप। और ये भी याद रखिए कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आए, ये सब स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती हैं। सो बी पेशेंट while you are dealing with your client. You have to wait sometimes and give the time to the patient. ये भी याद रखिए। Don't feel like a superman कि नहीं ये तो मेरा क्लाइंट है, इसको तो मैंने 1 महीने में ठीक कर देना है, 2 महीने में कर देना है, 1 हफ्ते बाद आप मेरे पास आएँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, ना ठीक हुए तो इसका मतलब है कि मैं फेलियर हूँ। नो, दीज आर द स्टेजेस जो कि उसने ऑटोमेटिकली लेनी है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आमतौर पे 3 से 6 महीने तक का टाइम लगता है, अगर बहुत क्विकली भी जाएं। और कुछ लोग वहाँ तक पहुँचने के लिए 6 साल भी लेते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है ख़ास तौर पे हमारे जो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे सर्विसेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो सपोर्ट किसकी हो सकती है? सबसे पहले तो विद इन द फैमिली सपोर्ट आती है ना, वही केस ख़राब कर देते हैं। यस, फाइनेंशियल सपोर्ट वही ना, आपकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सपोर्ट सिस्टम है, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना, हम बहुत सारी चीज़ों को फाइनेंस के साथ जाके अटैच करते हैं। फाइनेंस नो डाउट बहुत मैटर करता है, लेकिन जो आपकी इमोशनल रेगुलेशन है उसमें फाइनेंस का शायद रोल इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि आपके साथ अटैच रिलेशनशिप्स का होता है। क्योंकि अगर आप एक इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं तो आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाती है। यानी आपने एक स्टिमुलाई देना है ना, एक बंदे का मूड ऑफ है, पता है वो थका हुआ है, आप उसको आते ही थैला थमा देंगे, वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा? उसमें कोई पैसों की बात नहीं थी, ठीक है। एक खातून है घर पे, वो 3 घंटे किचन में लगा के आई है, और आप उसे फिर कहें ज़रा पानी का गिलास से फड़ायो, क्या रिएक्शन होगा? ठीक है, यानी ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है आपने। उसके लिए बाज़ का हमें फाइनेंसिस की ज़रूरत नहीं होती, हमारी रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरह से ऐसे जो ख़ास तौर पे डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, उनकी तो मैनेजमेंट है ही चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। किसी ज़माने में जब तक मेडिकल मॉडल को हम समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, तो हम ये कहते थे कि क्लाइंट को चेंज करो, यानी इसको मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट करके, इसको तब्दील करके इसकी जो डिसेबिलिटी है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। अब ये कहा जाता है इन्वायरमेंट को चेंज करो। जो आपका सोशल मॉडल है वो ये कहते हैं कि अडैप्ट द एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट दैट पर्सन, जिसकी जो भी स्पेशल नीड है। तो इसीलिए कहते हैं ना, किसी पुरफिज़ा मुकाम पे जाना चाहिए आपको, हमें खुद भी जाना चाहिए। हम भी मोनोटनस लाइफ से उकता जाते हैं, मतलब पूरा महीना हम ऑफिस जाते रहें, स्कूल जाते रहें, कॉलेज जाते रहें, कोई एंटरटेनमेंट बीच में ना आए, तो आप बोरिंग फील करते हैं, आप स्ट्रेसफुल फील करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा कोई ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में रख लें, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो आपके लिए एक बेटर सिचुएशन जो है वो ले आता है, आपका चेंज ले आता है। क्योंकि देखिए जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, वो कभी भी मोनोटनस लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते, ये बात याद रखें। यू नीड अ चेंज। हम लोग तो फ्रेंड्स 6 महीने बाद तक, और इमोशंस में भी फ्लोट करना ही होता है हमने। अगर आप वो पहला वाकया जिसके ऊपर इंसान को सज़ा मिली थी, वो क्या था, वो कैसे था? क्या वो इनकारी थे, खुदा अल्लाह ताला को मानते नहीं थे, क्या था? वो सिर्फ एक इमोशनल स्टेट थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें आ गई। इसका मतलब है कि हम इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा ही इस सब चीज़ों के साथ किया है। सो व्हाट कुड बी द स्ट्रैटेजीज़? सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इंसान को वी मस्ट बी लाइक अ ट्री एंड लेट द डेड लीव्स ड्रॉप। रूमी साहब ये कहते हैं कि हमें एक दरख्त की तरह होना चाहिए, और हमारे ऊपर जो डेड लीव्स आते हैं, हमें उन्हें, वो अगर गिर जाते हैं तो हमें उन्हें गिरा देना चाहिए, क्योंकि हमारे पे नए पत्ते फिर आएंगे। अब अगर हम उसके ऊपर बैठे रहेंगे, वो दरख्त कहे कि ये सारे पत्ते तो मेरे गिर गए, वापस जोड़ो, नहीं, हम ह्यूमन बींग्स को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, राइट?
हमें वो जो चीज़ें हमारे, वो कहते हैं ना कि जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो, वेलकम करो, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जब हमारे हाथ से निकलती हैं तो हमें लगता है यही सब कुछ था, या अगर कोई एक चैलेंज हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम कहते हैं उसको अपनी लिए मुसीबत समझते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे अल्लाह ताला भी कुरान पाक में कहता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, ठीक है, और इंसान पे उतना ही बोझ डाला गया जितना कि वो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो आइडियोलॉजी है ना, ये आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए। सो देयर आर सर्टन वेज एज ए प्रोफेशनल, मैं इनकी ये बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं, इन पे मैं आज तो सिर्फ ब्रीफ करूंगी, और मैं प्लान कर रही हूँ कि इनके ऊपर कोई एक एक सेशन जो है ना आपका करवा दिया जाए, जैसे CBT पे करवा दिया जाए, इस पे भी करवाया जा सकता है। डिफरेंट जो इस तरह के टेक्निक्स हैं वो आपके साथ शेयर की जाए। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे जिसमें कि हम साइकोथेरेपी टेक्निक है और इसको डिस्ट्रेस टॉलरेंस, कंट्रोल थाट्स, अंडरस्टैंड एंड मॉडरेट देयर इमोशंस, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेट गोल्स फॉर द फ्यूचर। और इसमें जो है इंडिविजुअल थेरेपीज़ एंड ग्रुप थेरेपीज़ दोनों ही जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इसका एक ये है कि ये जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ हम मोस्टली ये थेरेपीज़, ये वाली जो थेरेपी है DBT, ये हम ये यूज़ नहीं करते हैं। ये हम आमतौर पे 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, और क्यों, क्योंकि इसमें जो हम एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं, जो हमारा पर्पस है वो उनके जो कॉग्निटिव लेवल है उससे थोड़ा सा हायर होता है, ठीक। सो ये हम उसके अंदर नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। देन आपने ये नाम सुना होगा CBT का, ठीक है, जिसमें कि हम बिहेवियर के ऊपर उनके काम कर रहे होते हैं। दिस यू कैन वेरी वेल कंफर्टेबली यूज़ विद द यंग चिल्ड्रन एज वेल। देन सिचुएशन सिलेक्शन, राइट, कि आपने जो इस तरह के पर्सनस हैं जो कि इमोशनल डिस्ट्रेस का शिकार हैं, आप उनके लिए सिचुएशंस को आपने सेलेक्ट करना है। आपने उस इन्वायरमेंट में नहीं लेके जाना जहाँ पे कोई उनका स्टिमुलाई ट्रिगर करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम पर्सन डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं और ऑटिज़म की बात करते हैं, तो हर ऑटिस्टिक बच्चे के साथ, क्योंकि हम इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं ना, ये तो आपको पता है, स्पेक्ट्रम मीन्स दैट आर वेरिएशन ऑफ लेवल्स, वेरिएशंस ऑफ कंडीशंस एंड सिम्टम्स। सो अगर आपको आपके बच्चे की कोई सिम्टम या कंडीशन पता है कि जिसमें वो वेरी कर रहा है और उसके लिए ये ट्रिगर हो सकता है, आप उसको उस इन्वायरमेंट के अंदर नहीं लेके जाएँ। आप उसके लिए सिचुएशन को सिलेक्ट करें कि आपने उसको किस तरह के एनवायरनमेंट में या किस तरह की सिचुएशन में आपने उसको लेके जाना है। दूसरी सिचुएशन को अवॉइड करें। सिचुएशन मॉडिफिकेशन, राइट, समटाइम्स आप की सिलेक्शन नहीं कर पाते ड्यू टू सर्टन रीजंस। आपका काम ऐसा है, आपके रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि आप उसको चेंज कर सकें। देन व्हाट यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू मॉडिफाई दैट सिचुएशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है, टू कीप योर बॉडी मूविंग। अब मतलब मुझे अंदाज़ा है जैसे अब हम पिछले 1.5-2 घंटे से बैठे हुए हैं, आप में से मोर देन 70% जो है ना, वो उनका दिल चाह रहा होगा अब हम उठें, बस कर दें, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने हमारी बॉडीज़ को डिज़ाइन इस तरह किया है ना, जैसे हम एक चीज़ मुसलसल नहीं सोच सकते, इस तरह से हमारी बॉडी भी मुसलसल एक तरह की सिचुएशन में नहीं रह सकती। अगर हम उसको रखेंगे तो हम उसके साथ गलत कर रहे हैं और वो एक ख़ास किस्म के पैटर्न में फॉल करती जाएगी। सो आप जब अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो वो जो बॉडी की या फिज़िकल वाला जो डोमेन पड़ा था वो हमारे इमोशंस के साथ भी अटैच होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इमोशनल बैलेंस के लिए एक्सरसाइज जो है दैट इज़ वेरी मच यूज़फुल स्ट्रेटजी थ्रू आउट द वर्ल्ड। और वो आप एक्सरसाइज करवाएंगे अकॉर्डिंग टू द नीड और द लेवल ऑफ द चाइल्ड विद डिसेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकते इस तरह की जिसमें कि उनके मसल्स यूज़ हो रहे हों, क्योंकि उनमें मसल डिजनरेशन हो रही होती है। तो अगर आप उन्हें वॉकिंग या रनिंग इस तरह की कोई एक्सरसाइजेस करवाएंगे या क्लाइंबिंग वाली, तो वो उनके लिए बजाय फ़ायदेमंद होने के नुकसानदेह होंगे। सो इट डिपेंड्स के बच्चे की नीड या कंडीशन क्या है या जो भी पर्सन है उसकी क्या है। देन इंटेंशनल डिप्लॉयमेंट, यानी आप जिसकी अटेंशन है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। आप उसके लिए एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें कि उसकी अटेंशन उस तरफ ना जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर पेशेंट्स होते हैं ना, मरीज़ होते हैं, उनको कहते हैं आपने ना इनके साथ कोई ऐसी बात नहीं करनी है, ख़ासतौर पर जो मेंटल ट्रॉमास के साथ होते हैं। कहते हैं कि आप इनकी अटेंशन जो है ना वो अच्छे एनवायरनमेंट में रखें, वो फोकस्ड रखें, वो इस तरफ ना सोचें, उनको खुश रखने की कोशिश करें। सो अटेंशन को फोकस करके किसी ख़ास तरफ ले जाके आप उनकी जो है वो इमोशनल रेगुलेशंस कर सकते हैं। एंड रिमेंबर ऑल दीज टेक्निक्स आर कॉन्टीन्यूस। आई मीन आप ये नहीं कर सकते, कोई भी जो थेरेपी है
वो फॉर द वन टाइम नहीं होती है या फॉर वन डे नहीं होती है, वो एटलीस्ट 6 वीक्स उसका मिनिमम ड्यूरेशन एंड मैक्सिमम जितनी फिर उसकी नीड है आपके क्लाइंट की उसके मुताबिक चलती है। एंड दीज आर अगेन 5 एंगर मैनेजमेंट मेथड्स, जिसमें कि एक अटैचमेंट है, इमोशनल एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड नॉन वायलेंट क्राइसिस इंटरवेंशन ट्रेनिंग्स। ये हम उन पेशेंट्स के लिए करते हैं जिनके अंदर ज़्यादा ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस होती हैं जो कि एंगर जिनके अंदर ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है, और किसी भी ख़ास तरह की सिचुएशन में हो सकते हैं। सो इनको आप डिटेल में देख सकते हैं। सो हाउ टू फॉस्टर योर इमोशनल रेगुलेशन, यानी आपने उसको फॉस्टर कैसे करना है, यानी उसके अंदर तेज़ी कैसे लेके आनी है, क्योंकि ये सब टेक्निक्स तो हमने पढ़ ली ना, यानी आपने उसको कैसे एक्सपीडाइट करना है उस सारे प्रोसेस को। शो एंड टेल, यानी आप जैसा उसको एग्जिबिट करेंगे, बार बार बताएंगे, वो उस चीज़ को रिमाइंड करवाता रहेगा पेशेंट को। देन टेक 5 क्या होता है, ये होता है ना, आप लेते हैं, ठीक है, जो कहते हैं जिसको कहते हैं दे ताली, ठीक है, यानी आप उसके साथ उसको अप्रिशिएट करें, राइट, उसको प्रेज करें। देन टॉप द चार्ट्स, वोकेबलरी जो है उसके लिए यूज़ करें। ये जो हमारे पर्सनल डिसेबिलिटीज़ होते हैं, बाज़ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑटिज़म के पास, डाउन सिंड्रोम के पास वोकेबलरी उनके पास कम होती है, तो आप उनके लिए कम्युनिकेशन, जब किसी भी इंसान की आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर देते हैं ना, तो उसके इमोशंस जो हैं वो बेटर हो जाते हैं। ये तो पता है ना आपको, यानी आप सुन लें, उसकी नीड को एड्रेस कर दें, तो वैसे ही काम हो जाएगा। तो इन बच्चों के साथ, इन पेशेंट्स के साथ मसला क्या होता है, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो आप उन्हें वो वोकेबलरी प्रोवाइड करें। उसका क्या तरीका है, जैसे आप कभी स्कूल्स में देखते थे ना, मुख्तलिफ लगे हुए होते थे चार्ट्स, और वो अगर किसी को याद नहीं, वो देख के बता सकता है, उसको पॉइंट कर सकता है। आप जैसे ऑटिज़म के लिए वो आप यूज़ करते हैं, क्या उसे कहते हैं, पैक्स, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, वो इस तरह से कॉज एंड इफेक्ट, यानी आप उसको बताएं बार बार कि अगर तुम ऐसे करोगे तो ऐसे हो सकता है, उसको रिमाइंड करवाते रहें। देन ब्रेथ वर्किंग, सांस लेना, अगेन वही एक्सरसाइज, कीप काम योर सेल्फ, ये ख़ुद भी किया करें और अपने क्लाइंट्स को भी करवाया करें। अच्छा, ये कुछ फंक्शनल चीज़ें हैं। फंक्शनल चीज़ें से मुराद ये है कि जो कि रेगुलर पार्ट होना चाहिए। आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन आपके इमोशंस के ऊपर अफेक्ट करती है। रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम योर लाइफ, यानी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके टॉक्सिन का बाइस बनती हैं, यानी वो एक जहर की तरह आपकी ज़िंदगी में साबित होती है, उनको रिमूव कर दें। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई स्टिमुलाई, कोई ट्रिगर भी हो सकता है, उनको अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे हम आजकल कहते हैं जी टीवी प्रोग्राम आप देखो तो वो आपका जो है ना वो मेंटल स्टेट चेंज कर दें, आप देखें ना, अवॉइड करें दैट सिचुएशन। एंड देन इम्प्रूविंग इम्यून फंक्शंस एंड रिमूव पैथोग्रॉन्स, यानी अपनी ज़िंदगी से वो तमाम फजूल किस्म की चीज़ें जो है ना वो निकालें, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो है वो आप अपना उनको यूज़ करें। और ये तीनों चीज़ें आप अपने क्लाइंट्स के अंदर भी उनको ये बताएं कि ये दिस इज़ द रेगुलर पार्ट, इसको आपने रेगुलर पार्ट के तौर पे यूज़ करना है। सो थैंक यू वेरी मच